अब हम समझते हैं सिटीजन्स पर क्या असर पड़ता है। तो सिटीजन्स पर जो असर पड़ता है वो आर्टिकल 358 और 359 के तहत पड़ता है। अब आर्टिकल 358 क्या बोलता है? 358 बोलता है कि देखो भाई, जब भी आर्टिकल 352 लागू होगा तो ऑटोमेटिकली 358 अपने आप लागू हो जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं है। और 358 ये बोलता है कि जो फ्रीडम आर्टिकल 19 में दे रखी हैं ये सब सस्पेंड हो जाएंगी, ये सब हमारी सस्पेंड हो जाएंगी। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू होल्ड असेंबली, ये सारी सस्पेंड हो गई। लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ता है कि नहीं यार, आर्टिकल 19 खत्म करने से भी काम नहीं चल रहा है, तो हम आर्टिकल 359 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं और उस ऑर्डर में बोल सकते हैं कि देखो 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड है ही, इसके अलावा जितने चाहें वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड कर देंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये हुआ भी था। जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, तब हमारे आर्टिकल 14, 15, 19 तो ऑटोमेटिकली हो ही गया है, 20, 21, 22, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये सारे सस्पेंड कर दिए गए। अब इन हर एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 हमारा जो डिस अप्रोप्रिएटी है उसकी बात करता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात करता है। 19 ऑटोमेटिकली फ्रीडम छीन लेता है। 20 डबल जियोपार्डी की बात करता है, यानी आप किसी को एक बार से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट के बारे में बात करता है, अरेस्ट के नियम बताता है। और इनमें से अगर कोई भी नियम, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के तहत सीधे कोर्ट जा सकते हैं। आपको ये अधिकार भी छीन लिया गया। यानी आप सस्पेंड करो या ना करो, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो कहा कि ठीक है हमने इन आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया है। जो सबसे बड़ा प्रहार था वो था आर्टिकल 32 को सस्पेंड करने का। अब जो सस्पेंड कर दिए उनके लिए तो जा ही नहीं सकते, लेकिन जो सस्पेंड नहीं किए हैं उनके लिए भी नहीं जा सकते। यानी कहने का मतलब सारे फंडामेंटल राइट इनडायरेक्टली तरीके से सस्पेंड कर दिए गए थे। अब लोगों ने कहा यार ये तो जबरदस्ती, ये तो अच्छी बात नहीं है यार, राइट टू लाइफ तो मत छीनो कम से कम, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा लॉ है, इसको तो बचा के रखो। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसको बचा के रखो। ठीक है। बाद में 44th अमेंडमेंट ये बोलता है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, आर्टिकल 226 ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते। यानी आपको फ्रीडम का अधिकार नहीं छीना जा सकता, आपको राइट टू कोर्ट, मूव टू द कोर्ट नहीं छीना जा सकता, आपको अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते, आपको आर्टिकल 20 यानी डबल जियोपार्डी और जबरदस्ती आपको अपने ही खिलाफ विक्टिम बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। ठीक है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो आगे चल के कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते किसी भी कंडीशन में। ये कुछ सेफगार्ड हमें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 देने की कोशिश करता है। हालांकि इससे एक बड़ा मिलता जुलता और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया था, दैट इज एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस, एडीएम जबलपुर केस क्या बोलता है? असल में यह था शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर केस। हुआ यह था कि शिवकांत शुक्ला को एडीएम के आदेश के अनुसार अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उस समय हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड थे तो ये कोर्ट भी नहीं जा पा रहे थे, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आता है। और इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिकल 358 और 359 जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें बोलता है कि इनको लागू करने के लिए अगर कोई और भी आर्टिकल सस्पेंड करना पड़े तो वो भी सस्पेंड किया जा सकता है। इनको लागू करने के लिए कोई भी काम करना पड़े, इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। 350 और 359 के अंतर्गत जो आर्टिकल सस्पेंड कर दिए हैं इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता। हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं किसी और दिन आपको एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। इसमें मीसा एक्ट भी शामिल होता है, इसमें हमारे जो प्रिवेंशन एक्ट हैं वो भी शामिल होते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट भी शामिल होते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मैं किसी और दिन बताऊँ। तो बात करते हैं कि एक्सटर्नल इमरजेंसी, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, ये अब तक कब लगी है, मतलब कितने बार ये लग चुकी है। तो जब जब हम वॉर में गए हैं तब तब हमने इस इमरजेंसी को इम्पोज किया है। लगभग अब तक 4 बार ये इमरजेंसी लग चुकी है। जब चाइना के साथ वॉर हुआ 1962 तब ये इमरजेंसी लगी थी। जब हमारा पाकिस्तान के वॉर शुरू हुआ 1965 तब ये इमरजेंसी लगी। 1971 और 1999 इमरजेंसी लग चुकी। इंटरनल इमरजेंसी सिर्फ एक ही बार लगी है, इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की, जो कि आर्टिकल 356 में दे रखी है। स्टेट इमरजेंसी यानी ऐसी इमरजेंसी जो सिर्फ एक स्टेट में आई हुई है। अब किसी स्टेट में इमरजेंसी कैसे आती है, समझो इसको जरा। अगर कोई सरकार ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि ये सरकार अब निकम्मी हो गई है, नाकाबिल हो गई है, इसकी काबिलियत कम हो गई है, इसके भरोसे हम इस स्टेट को नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि सेंटर की जिम्मेदारी है कि पूरे इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी को बनाए रखने की, तो सेंटर के पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्पेशल पावर दी गई है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट संविधान के खिलाफ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत आएगी, उस सरकार को बर्खास्त करेगी और वहां पर कंट्रोल स्टेब्लिश करेगी। ठीक है। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संबोधित ना करते हुए प्रेसिडेंट को एड्रेस की गई है, तो इसलिए हम इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। यानी जब भी स्टेट ऐसी कंडीशन में आ जाए वहां पर ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे में प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर अपना शासन लागू करेंगे, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी टूट चुकी है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अब क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली वहां पे नहीं जाते हैं रूल करने, बल्कि अपना जो सबॉर्डिनेट है यानी गवर्नर है, उसको बोलते हैं कि आज से तुम सारा कारोबार संभालोगे, इसलिए इसे गवर्नर्स रूल भी बोला जाता है। अब मैंने कहा कि जैसे प्रेसिडेंट नहीं जाते हैं और प्रेसिडेंट को सारा काम संभालना है, हमारे संविधान में एक चीज लिखी है कि प्रेसिडेंट कुछ भी काम नहीं करेंगे विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, इनके बिना प्रेसिडेंट कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली तरीके से उस स्टेट को कौन गवर्न करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर शासन चलाएगी। अब ये इमरजेंसी लग कहाँ सकती है, ध्यान रखना, ये किसी वॉर की वजह से नहीं आई है, ये आई है क्योंकि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कैपेबल नहीं है। कब लग सकती है, आर्टिकल 365 में इसका जिक्र दे रखा है और आर्टिकल 356 में इसका जिक्र दे रखा है। ठीक है। आर्टिकल 365 ये बोलता है कि सेंटर ने कोई डायरेक्शन जारी किए, सेंटर्स डायरेक्शन, और इन डायरेक्शन को अगर कोई स्टेट अपने यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, इन लॉज को स्टेट लागू नहीं करवा पा रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टेट कैपेबल नहीं रहा है। ऐसे में सेंटर डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट कराने के लिए सेंटर खुद ही कमान संभाल सकता है, स्टेट के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन, जब गवर्नर रिकमेंड कर दें, जब गवर्नर रिकमेंड कर दें, और गवर्नर कभी भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब गवर्नर के पास कोई वैलिड प्रूफ हो भी सकता है या गवर्नर को महसूस भी हो सकता है। अब वैलिड प्रूफ का मतलब हो गया कि उन्होंने कोई सर्वे कराया, कोई रिपोर्ट आई कि साहब देखो यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे डीएम अपना काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पे सरकार बिल्कुल संविधान के खिलाफ काम कर रही है, या कोई उन्हें ऐसा एविडेंस देखने को मिलता है, तो बिल्कुल इस एविडेंस के आधार पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि भैया इनके भरोसे कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, तुम ही आके संभालो। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई एविडेंस नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तब भी गवर्नर को अगर महसूस होता है तो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अब ये जो रिकमेंडेशन है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, ये गवर्नर की फुल डिस्क्रिशन में पावर है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में गवर्नर इसे ऐसा काम नहीं करते हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार को हटाना हमारे संविधान में एक अपराध माना गया है। ठीक है, और ऐसा अपराध नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोक्लेम कैसे होती है, लगती कैसे है। देखो, लगने के पीछे तो भाई प्रेसिडेंट है, वो जब चाहे तब इसको बोल दें कि हाँ भाई आज से स्टेट इमरजेंसी लग रही है, कर पाओ तो कर लेना। ठीक है।
इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी प्रेसिडेंट या कैबिनेट को बोलने से ये लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लग गई, इसको भी पास कराना होता है सेम तरीके से। लोकसभा से भी पास कराना होता है और राज्यसभा से भी पास कराना होता है। कितने दिन का समय मिलता है पास कराने के लिए? 2 महीने का समय मिलता है। नेशनल इमरजेंसी को पास कराने के लिए 1 ही महीने का समय मिलता है। फिर से वही कंडीशन आती है कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो राज्यसभा विद इन 30 डेज इसको पास करेगी, और जब भी लोकसभा इस सेशन में आएगी तो वो भी विद इन 30 डेज इसे सबसे पहले पास करना होगा। ठीक है, एक बार ये इमरजेंसी लग गई, ठीक है, एक बार ये इमरजेंसी लग गई तो ये कब तक वैलिड रह सकती है? स्टेट इमरजेंसी कब तक वैलिड रह सकती है? तो स्टेट इमरजेंसी 6 महीने के लिए वैलिड रहती है। हालांकि 6 महीने के बाद इसे दोबारा से रिन्यू करना होता है, दोबारा से इसे पास कराना होता है। कब तक पास कराया जा सकता है, कब तक इसको स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है? मैक्सिमम है हमारा 3 साल तक। किसी स्टेट में मैक्सिमम 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगी रह सकती है, लेकिन हर 6 महीने में इसे रिन्यू करना पड़ेगा। एक बार जब ये पहली बार लगती है ना, प्रोक्लेम की जाती है, तब इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है, और फिर 1 साल के बाद हर 6 6 महीने में इसे रिन्यू करते रहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज समझो। अगर मान के चलो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है ऑलरेडी उस एरिया में, ठीक है, और साथ ही साथ स्टेट इमरजेंसी भी लगानी पड़ गई। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी उस एरिया को हटा दें, या तो उस एरिया में है या किसी और दूसरे एरिया में है, लेकिन हमें स्टेट इमरजेंसी लगानी पड़ गई किसी दूसरे स्टेट में या सेम स्टेट में, तो ऐसे में वो स्टेट इमरजेंसी को बार बार पास कराने की जरूरत नहीं है। कब तक पास कराने की जरूरत नहीं है? जब तक नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी हुई, यानी जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक स्टेट इमरजेंसी कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है, तब तक ये कंटिन्यू करती रहेगी। नेशनल इमरजेंसी हटने के बाद अगर हम चाहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी लागू रहे, तब हमें इसे दोबारा से पास कराना पड़ेगा। या एक और कंडीशन में, 3 साल वाला रूल हमारा 2 कंडीशन में तोड़ा जा सकता है। पहली कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी कंडीशन है इलेक्शन कमीशन। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से ही मना कर दे, बोले कि नहीं यार सिचुएशन सही नहीं है, हम इलेक्शन अभी नहीं करा सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी जारी रखो, तो 3 साल से ज्यादा भी इमरजेंसी जारी रखी जा सकती है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट इसका सिटीजन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? स्टेट से, राज्य से, क्योंकि स्टेट निकम्मा हो चुका है। यहां पर क्या किया जाएगा? क्योंकि स्टेट काम नहीं कर पा रहा है, तो सेंटर तुरंत ही जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसको डिसॉल्व कर देगा, इसको हटा देगा, दैट विल बी रिमूव। ठीक है, अब जो असेंबली है, ठीक है, अब इस असेंबली को जारी रखना है या इसे भी डिसॉल्व करना है, ये सेंटर का अपना डिस्क्रिशन है। हो सकता है कि सेंटर अभी की गवर्नमेंट को हटाने के बाद हो सकता है उसी असेंबली से दूसरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करवा दे, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी असेंबली ही डिसॉल्व करवा दे। मे और मे नॉट डिसॉल्व, दोनों ही कंडीशन इसमें बन सकती है। जुडिशियल रिव्यू, तो बिल्कुल मैंने पहले कहा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में इसके ग्राउंड पर, ग्राउंड और मैनर, इन दोनों का ही जुडिशियल रिव्यू 1994 में बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लिया जाएगा। यानी किस ग्राउंड पर आपने स्टेट इमरजेंसी लगाई है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। किस मैनर में लगाई है, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इस दौरान लॉ बनाए गए थे वो कब तक वैलिड रहेंगे, जो भी इस दौरान लॉ बनाए गए थे, कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है पार्लियामेंट ही बनाएगी, यानी लोकसभा ही बनाएगी। जो भी लॉ बनाए गए थे वो हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे।
जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में 6 महीने वाला रूल था, वो रूल यहाँ लागू नहीं होगा, ये हमेशा वैलिड रहेंगे। कब तक वैलिड रहेंगे? जब तक स्टेट असेंबली चाहती है। नई स्टेट असेंबली आने के बाद चाहे तो इन नियमों को वो लागू रख सकती है, या इनमें चेंज कर सकती है, या इन्हें खत्म भी कर सकती है। दोनों ही काम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यूजेस की बात करते हैं। तो ये कब यूज किए गए हैं और इसका मिसयूज कहाँ हुआ है? देखिए, अब तक 125 बार से ज्यादा स्टेट इमरजेंसी का इस्तेमाल किया जा चुका है। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1951 में इन पंजाब। पंजाब में सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हालांकि स्टेट इमरजेंसी को कभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो अच्छा नहीं समझते, किसी भी इमरजेंसी को अच्छा नहीं समझा जाता था। वो इन्हें डेड लेटर की तरह मानते थे कि भाई ये आ जाएंगे ना जिस दिन, वो दिन बहुत शर्म का दिन होगा। अगर इन दोनों इमरजेंसी के सहारे हम पीस स्टैब्लिश करते भी हैं तो ऐसी पीस बिल्कुल ग्रेव के समान होगी, यानी मरे हुए लोगों के समान होगी, जहां पर कोई हलचल नहीं है, वो शांति मिलेगी हमें। या ऐसी शांति मिलेगी जैसे आप बीच रेगिस्तान में अकेले खड़े हो, ऐसी शांति किसी काम की नहीं है। जैसे डेड लेटर बोला गया, इन्हें शेम शेम डे ऑफ शेम बोला गया, तो बड़ी शर्म की बात रहेगी। चलिए अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 में दे रखी है। कब इंपोज की जाएगी? जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा। अब पैसा खत्म हो जाएगा किसका? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाए, या किसी स्टेट के पास पैसा खत्म हो जाए। कोई अगर स्टेट ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, या पूरे भारत में ही ऐसी व्यवस्था हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब पैसों की तंगी आएगी, इन पैसों की तंगी को टैकल करने के लिए हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड है ये चला जाएगा सेंटर के पास। स्टेट गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है, अब स्टेट गवर्नमेंट बजट नहीं बनाएंगी, ये चला जाएगा सेंटर के पास। जो भी टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं ये सारे चले जाएंगे सेंटर के पास। और इतने पर ही दिल खुश नहीं होगा, और क्या होगा? जो भी हमने चार्ज बना रखे हैं, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, तो अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड का मतलब ये हो गया कि सरकार के पास ऐसा कोई अकाउंट बना हुआ है जहां पर वो डे टू डे खर्चे के पैसे रखते हैं। यानी टैक्स आया तो उस अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है, कहीं से प्रॉफिट आया तो उस अकाउंट में जमा करा दिए, कहीं से उधार ले लिया तो उस अकाउंट में जमा करा दिए। यानी सरकार का मेन अकाउंट, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड। देखा जाए तो फंड हमारे तीन तरीके के हैं, हमारे संविधान में तीन फंड दे रखे हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटेंजेंसी फंड, और तीसरा है हमारा पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड हमारा नॉर्मल फंड है, इसमें पैसा आता है जाता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये पैसा यहाँ पे रखा जाता है। कंटेंजेंसी फंड यानी इमरजेंसी फंड, जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं, इस इमरजेंसी से लड़ना है। पब्लिक अकाउंट फंड यानी वो फंड जो किसी पर्पज के लिए इकट्ठा किया गया हो, जैसे स्वच्छ भारत सेस लगाया गया, या नमामि गंगे सेस लगाया गया, या एजुकेशन सेस लगाया गया, तो एक पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है। ये सारा पैसा एक पर्पज के लिए इकट्ठा किया गया है, तो ये पब्लिक अकाउंट में रखा जाएगा। अभी हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड की। तो इसमें जो भी पैसा होगा इसमें बनाया जाता है बजट। इस पैसे से बनता है हमारा बजट। अब बजट बनते समय हम ये देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, ठीक, कहाँ से कितना टैक्स वसूल करना है। लेकिन इसमें एक हिस्सा ऐसा होता है कंसोलिडेटेड फंड में जिस पर बहस नहीं की जा सकती है, जिस पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसे हम बोलते हैं चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। यानी ये उन लोगों को पेमेंट दी जाएगी जिनमें कटौती नहीं की जा सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, कैग, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनकी तनख्वाह में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें बोला जाता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो ये इनकी तनख्वाह में भी कटौती की जा सकती है, इनके भी पैसे छीने जा सकते हैं। इवन सरकार
आपसे बेगार करने को बोल सकती है, आपको बिना पैसे दिए काम करवा सकती है। उसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबकी सैलरी चाहे तो सरकार काट सकती है, 1 रुपया ना दे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में इस लेवल तक की पावर आ जाती है सरकार के पास। हालांकि इंडिया में ये कभी इंप्लीमेंट नहीं की गई है। अप्रूवल वाला सीन देख लेते हैं एक बार, कैसे अप्रूव होती है। तो वही 2 महीने के अंदर हमें इसे पास कराना होता है फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इन केस अगर लोकसभा एब्सेंट है तो जब भी लोकसभा आएगी तो उसे 30 दिन के अंदर इसे अप्रूव करना होता है। नहीं करती है तो स्टेट इमरजेंसी लैप्स कर जाएगी, यानी ये हट जाएगी। कैसे पास होगी? बाय द सिंपल मेजोरिटी। इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं की गई हैं, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। एक बार ये अप्रूव कर दी गई तो 6 महीने वाला 1 साल वाला कोई सीन नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करती रहेगी, कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है, कोई टाइम पीरियड इसके लिए फिक्स डिफाइन नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इमरजेंसी के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। तो एक बड़े हमारे थिंकर हुए हैं, दैट इज एच वी कामत। ये बोलते हैं जब भी इमरजेंसी लगती है तो ये टोटलिटेरियन स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये भी बोला जाता है कि जब ये ऐसी पीस होगी, अगर ऐसे इमरजेंसी लगाकर हमने पीस हासिल भी कर ली, तो ये ग्रेव के समान पीस होगी, यानी वॉइड ऑफ डेजर्ट के समान होगी। और जिस दिन ये इमरजेंसी लागू होंगी, तीनों में से कोई भी, वो बहुत ही शर्म का दिन होगा और बहुत दुख का दिन होगा। इवन टीटी कर्मचारी बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये खुद इमरजेंसी पे चला गया है। ये कुछ विचार रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इमरजेंसी समझ में आई होंगी। इनमें अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ सुझाव हैं, कुछ राय मशवरा है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।